गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के कक्षा में हम कारक के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली कक्षा में जाना, कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा एवं उदाहरण, इसके साथ साथ हमने जाना कारक के कितने भेद होते हैं। इन भेदों के कुछ चिन्ह भी होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह या प्रसंग। और इन कारकों का क्या अर्थ है, इनका वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, आदि विषयों पर हमने अपनी पिछली कक्षा में चर्चा की थी। परंतु आज हम एक एक कारकों के बारे में जानेंगे और उनकी परिभाषाओं को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, हमारा पहला कारक क्या है, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक की पहचान क्या है एवं उसके चिन्हों के विषय में आदि जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे कर्ता कारक की ओर। यह हमारा कारक का पहला भाग है, कर्ता कारक। जैसा कि नाम में ही हमारा परिभाषा एवं उदाहरण छिपा हुआ रहता है। कर्ता का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने वाला। तो परिभाषा देखते हैं, चलते हैं। परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, अर्थात जिस शब्द से क्रिया का अर्थात कार्य के करने वाले के क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक है। जैसे कि मैं अभी लिखने का कार्य कर रही हूँ, तो लिखने का कार्य जो मैं कर रही हूँ, तो वो मैं कर्ता हो गई। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर किसी कार्य को करने वाले का बोध हो, क्रिया को करने वाले का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। सबसे पहले इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। जैसे कि इसकी पहचान भी आज हम करते हुए सीखेंगे। तो हमको परिभाषा को समझने के लिए उदाहरण के साथ परिभाषा को जोड़ेंगे हम, कि शब्द के जिस रूप से हमें क्रिया के करने वाले का बोध, अर्थात जिस वाक्य से हमको क्रिया के करने वाले का बोध हो। किसान ने हल चलाया, हमको पता चल रहा है कि हल चलाने की जो क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। किसान जो है हल चलाने की क्रिया को कर रहा है। तो क्रिया को करने वाले का बोध हुआ था, किसान का बोध हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, किसान क्या एक कर्ता है। तो ये कर्ता कारक कहलाता है। तो किसी भी कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हमें समझ में आई। अब हम चलते हैं कि इसकी पहचान की ओर। आपसे प्रश्न आएगा कि किसान ने हल चलाया, ये कौन सा कारक है। तो आप कहेंगे कि ये तो विभक्ति चिन्ह मुझे ने दिखाई दे रहा है, ने विभक्ति चिन्ह के कारण ये क्या है, ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। यहाँ हम लिख देंगे कर्ता कारक। परंतु अगर हमारा दूसरा भी प्रश्न यह है कि अगर दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, नीरा बाजार जा रही है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, आप लोगों को कहा जाएगा ये कौन सा कारक है बताइए। तो आप कहेंगे इसमें तो कुछ विभक्ति चिन्ह मुझे दिखाई नहीं दे रही है, फिर मैं कैसे पहचान कर सकता हूँ ये कौन सा कारक है। तो इसको पहचान का सरल तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण के साथ उत्तर के साथ प्रश्नों को जोड़कर देखेंगे और इससे समझ में आएगा कि ये कौन सा कारक है। कैसे आप पहचान दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपको कारक चिन्ह दिखाई ना दे, आप क्या करेंगे, उदाहरण के साथ क्या करेंगे, प्रश्न लगाएंगे। कौन, किससे या किसने, तीनों में से कोई एक प्रश्न लगाकर देखेंगे। नीरा बाजार जा रही है, हमने प्रश्न लगाया कौन बाजार जा रही है। उत्तर में सामने कौन आएगा, नीरा। नीरा एक कर्ता है, आप तो बोल देंगे नीरा एक कर्ता है, तो नीरा बाजार, सामने उत्तर में कौन बाहर निकल के आता है, कर्ता। तो यानी कि ये कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। तो इस तरह से भी हम जहाँ पर विभक्ति चिन्ह ना भी दिया हो, हम उससे देखकर परेशान ना होकर क्या करेंगे, सीधा उत्तर के साथ हम प्रश्न लगा लेंगे और प्रश्न लगाने के बाद उत्तर में आपका कर्ता बाहर निकल के आए, यानी कि वो कर्ता कारक है। किसान ने हल चलाया,
प्रश्न लगाइए, किसने हल चलाया, किसने हल चलाया। तो उत्तर में क्या आएगा आपका, किसान ने। किसान ने क्या है, कार्य को करने वाला कर्ता है, तो आप कहेंगे किसान। तो उत्तर में अगर कर्ता बाहर निकल के आए तो वो कौन सा कारक होगा, वो होगा कर्ता कारक। तो हमने समझा कि कर्ता कारक की परिभाषा क्या है, कि कर्ता कारक की परिभाषा यह है कि शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का, अर्थात कोई को किसी भी कार्य को करने वाले का बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। परिभाषा बहुत सरल है। हमने विभक्ति चिन्ह के साथ देखा एक उदाहरण, किसान ने हल चलाया। आप कहेंगे विभक्ति चिन्ह मुझे दिखाई दे दिया, ये जो है कर्ता कारक है, परंतु नहीं, एक पहचान से नहीं, हम दूसरा नंबर आप जो पहचान है उससे भी अप्लाई करके देख सकते हैं, उससे भी हम देख सकते हैं कि यह सच में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण में देख सकते हैं, नीरा बाजार जा रही है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा। तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कारक चिन्ह है। तो आपको बहुत सरल तरीका अपनाना है। क्या करना है, उत्तर के साथ प्रश्न लगा देना है। कौन बाजार जा रही है, तो आपका उत्तर में कर्ता बाहर निकल के आ रहा है, नीरा। नीरा एक कर्ता, कार्य को करने वाला है, वो बाहर जा रही, कार्य को करने वाली है, नीरा बाहर निकल के आए, तो यानी कि वो कौन सा कर्ता जब बाहर निकल के आए वो कर्ता कारक कहलाता है। तो सरल है, ठीक है। अब हम अगले कारक की ओर बढ़ते हैं, कर्म कारक। हमने जाना था कि कर्म का अर्थ जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं कि शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़े, अर्थात उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया को जब हम क्रिया को करने का जिस पे प्रभाव पड़े, जिस पे फल पड़े, वो होगा आपका कर्म कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है को, ठीक है। तो हमने एक उदाहरण लिया, अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। अध्यापिका छात्रों को, यहाँ आप लोगों को क्रिया के साथ क्या है, आपको दिख रहे हैं कि को कारक चिन्ह आपको दिखाई दिए, तो इससे आप बोल सकते हैं क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा, छात्रों के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि वो कर्म कारक होगा। यहाँ कारक चिन्ह भी आपको दिखाई दिया को, आप बोल सकते हैं ये तो कर्म कारक है, परंतु ठीक आप पहचान कर सकते हो। परंतु जहाँ पर आपको कारक चिन्ह नहीं होगा तब आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, ये आपके लिए समस्या बन सकती है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने दूसरा उदाहरण लिया है जिसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। पिताजी मैच देख रहे हैं, मैंने यहाँ कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया। अब आप इसकी पहचान कैसे कर सकेंगे, आप सीधा इसके साथ प्रश्न लगाइए, इसको या क्या, दोनों में से एक। पिताजी क्या देख रहे हैं, मैंने प्रश्न बनाया, पिताजी क्या देख रहे हैं। अब उत्तर में निकल के क्या आता है, मैच। मैच देख रहे हैं, यानी कि ये कर्म है। पिताजी क्या है, कर्ता है। यहाँ क्रिया क्या हो रही, देखने की क्रिया हो रही है, और बीच में क्या है, कर्म, मैच देखने की कर्म कर रहे हैं। तो आपका कर्म बाहर निकल कर आ रहा है, यानी कि ये कौन सा कारक है, कर्म कारक है। पिताजी क्या देख रहे हैं, पिताजी मैच देख रहे हैं, तो ये होगा कर्म कारक, ठीक है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अगर हमारे पास कारक चिन्ह होंगे तो हम तो आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा कारक है, ये कर्म कारक है। परंतु जहाँ कारक चिन्ह ना भी हो उसे हम लोग कैसे पहचान करेंगे, उसके साथ हम प्रश्न लगाएंगे। प्रश्न में लगाने के बाद अगर आपको उत्तर में कर्म बाहर निकल के आए तो वो कर्म कारक होगा। बहुत ही सिंपल है, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपको कभी भी कारक की पहचान में असुविधा नहीं हो सकती है। जैसे अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, अध्यापिका किसको पढ़ा रही है, तो उत्तर में क्या निकल के आएगा, छात्रों को। छात्र जो है छात्रों को, छात्र कर्म है क्योंकि यहाँ कर्ता आगे में है, कर्म क्रिया जो है पीछे में है, बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है कर्म। तो क्या करें, छात्रों को पढ़ा रही है। तो इस प्रकार जहां पर कर्म बाहर निकल के आए वो होगा आपका कर्म कारक, ठीक है। अगले भाग तीसरे हम कारक की ओर चलते हैं। तीसरा हमारा है कर्म कारक।
कारक की शुरुआत करने से पहले इसकी परिभाषा को देख सकते हैं। करण का अर्थ मैंने बताया था, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, जिसके द्वारा, किसी के द्वारा कार्य करता, किसी कोई साधन हो या कोई माध्यम है जिससे अपना कार्य को पूरा करता हो, उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से या द्वारा। से या द्वारा इसकी विभक्ति चिन्ह है। मैंने उदाहरण लिया, वह ट्रेन से गया, तो आप बोलोगे से जो मुझे कारक चिन्ह यहाँ पर से है, इससे मैं पहचान कर गया कि ये करण कारक है। परंतु ठीक वैसे ही मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, हेमंत ने राष्ट्रपति को पुरस्कार हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया, तो यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। तब इसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया जो कार्य होगा वो जो किसी के साधन, किसी के द्वारा होगा। हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों, किसी के द्वारा कार्य को पूरा किया जा रहा, पुरस्कार पाया, किसी के द्वारा कार्य को पूरा किया जा रहा, यानी कि करण कारक है। परंतु हमको अगर कंफ्यूज लगेगा, अगर हम क्या करेंगे, सीधा हम किसको, किसके साथ, किसके द्वारा, इस तरह के प्रश्न लगा सकते हैं। हेमंत ने किसके द्वारा पुरस्कार पाया? हमने प्रश्न बनाया खुद से और उत्तर में क्या है? राष्ट्रपति के हाथों। तो यहाँ हम देख सकते हैं किसी के द्वारा कोई कार्य पूरा किया जा रहा है, यानी कि वो कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। जैसे अभय ने चाकू के द्वारा सेब काटा, तो अभय ने किसके द्वारा कार्य पूरा किया? चाकू के द्वारा कौन सा कार्य किया? सेब काटने का कार्य किया। तो किसी के द्वारा कोई कार्य अगर पूरा की जा रही है वो कहलाता है करण कारक। परिभाषा हम समझ गए कि जिसके द्वारा, आप खुद से भी परिभाषा देखिए, आप उदाहरण के द्वारा भी परिभाषा किस प्रकार बना सकते हैं कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कोई कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अगला है हमारा, यहाँ तक क्लियर है? तो हम अगले भाग की ओर चलेंगे। तो अगले भाग में हमारा चौथा कारक है संप्रदान। संप्रदान का अर्थ हमने ऐसा समझा, किसी को कोई चीज देना या प्रदान करना, जहाँ पर आपको दिखाई दे उसको होगा संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, हेतु, ठीक है। परंतु हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ करता है, जिसके लिए कार्य करता है, किसी के लिए भी कोई कार्य करता है या जिसे कुछ भी देता है, अपनी स्वयं की वस्तु या कुछ और वस्तु किसी को दान देता है, प्रदान करता है, उसे बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया। हम देख रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों जो है उसके लिए क्या किया? चंदा, जो कुछ पैसे दान किए गए, जमा किए गए देने के लिए, किसी के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, यानी कि वह संप्रदान कारक है। के लिए यहाँ आपको कारक चिन्ह दिखाई दिया, तो यहाँ पर आप बोल सकते कारक चिन्ह दिया हुआ, इससे हम पहचान कर सकते हैं ये संप्रदान कारक है। परंतु ठीक नीचे में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर माँ ने सबको भोजन खिलाया, यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो मैं इसकी कैसे पहचान कर सकता हूँ? प्रश्न लगाकर कि माँ ने किसको भोजन खिलाया, मैंने प्रश्न बनाया तो उत्तर में आया सबको लिए, यानी कि आप देख सकते हैं किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है या किसी को कोई चीज प्रदान की जा रही है, यानी कि वो कौन सा कारक होगा? वो संप्रदान कारक होगा। राधा भिखारी को भोजन है, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक उदाहरण बनाया, राधा को भिखारी को भोजन देती है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, भिखारी को भोजन देती है, यहाँ को विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दिया तो आप समझिए ये संप्रदान है। परंतु वाक्य पर भी ध्यान दे सकते हैं। राधा किसको भोजन देती है? तो भिखारी को, यानी किसी को कोई चीज दान में देना है, किसी को कोई चीज प्रदान करना, वो कहलाता संप्रदान कारक। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अगले भाग की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
पीड़ितों के लिए किसने चंदा जमा किया? बाढ़ पीड़ितों बाढ़ पीड़ितों के लिए किसके लिए चंदा जमा किया गया? किसकी हेतु चंदा जमा किया? तो बाढ़ पीड़ितों के लिए हेतु चंदा जमा किया गया था। अगला हमारा है अपदान कारक। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान। अपदान कारक का अर्थ होता है किसी चीज से कोई चीज अलग होना। परंतु हम इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या स्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, मैंने पहले बताया किसी चीज से कोई चीज दूर होना, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के भाव का पता चले। जिस संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द में कहीं भी आपको दूरी बताया जाए, तुलना किया करना बताया जाए, डरना पता चले, लजाना पता चले, का भाव पता चले, वो कहलाता अपदान कारक। कैसे इसकी पहचान करेंगे, देखते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है से, या कोई चीज किसी से अलग होना, से इसकी विभक्ति चिन्ह है। तो पहाड़ से झरना बहा, यहाँ से विभक्ति चिन्ह दिखाई दे दिया, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह है, तो आप कहेंगे ये कौन सा कारक है, अपदान कारक है। परंतु हम वाक्य में भी ध्यान दे सकते हैं कि पहाड़ से झरना जो है बहा, तो झरना जो है पहाड़ से अलग हो रहा है, वो चीज किसी से अलग हो रही है, यानी कि वो कौन सा कारक कहलाएगा, अपदान कारक कहलाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला है हमारा बाघ शिकारी से डर गया। बाघ जो है आप प्रश्न लगाकर भी पहचान कर सकते हैं। यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह तो दिया है, परंतु दूसरी पहचान हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रश्न लगा सकते हैं। बाघ किससे डर गया, तो आपको उत्तर में आएगा शिकारी से, यानी कि कोई वाक्य में देख सकते हैं कोई चीज किसी से डर रही है, भय हो रही है, अलग हो रही है, लजा रही है, इस तरह के भाव आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपको क्या होगा, ये अपदान कारक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि राधा जो है वो शेर से डर गई। तो राधा जो है शेर से डर गई, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि राधा का डर का भाव पता चल रहा है, से विभक्ति चिन्ह दिखाई दी, यानी कि कौन सा कारक होगा, अपदान कारक का होगा। मोहन चूहे से डरता है, यानी कि मोहन में किसका डर का भाव है, चूहे से। यहाँ जहां पर वाक्य में आपको डर दिखाई दे, तुलना दिखाई दे, और वह होगा आपका दूरी करना बताया जाए तो वो होगा आपका अपदान कारक। जैसे कि श्याम विद्यालय से घर गया, तो विद्यालय में श्याम अभी था और विद्यालय से वो घर अलग हो गया, कोई चीज किसी से अलग हो रही, यानी कि वो कौन सा कारक होगा, अपदान कारक है। अगला है हमारा कौन सा कारक है, इसकी ओर बढ़ते हैं, संबंध कारक, जो कि बहुत आसान है। छठा हमारा कारक है संबंध। यह संबंध होना, इसकी विभक्ति चिन्ह है का, की, रा, रे, री। जैसे कि परिभाषा देख सकते हैं, जिस शब्द से हमको दो संज्ञाओं और सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात हो, जहाँ पर आपका एक पद दूसरे पद से संबंध हो, वो कहलाता है संबंध कारक। जैसे कि उदाहरण के साथ मैं देख सकती हूँ कि रमेश का बल्ला टूट गया। बल्ला किसका था, रमेश का था, रमेश का संबंध इस बल्ले से था, तो ये कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। आप कहेंगे विभक्ति चिन्ह का है, तो ये संबंध कारक है। उसके बाद दूसरा हमारा उदाहरण है, यह महेंद्र सिंह धोनी का घर है। तो देख सकते हैं कि घर किसका है, महेंद्र सिंह धोनी का, दोनों का आपस का संबंध है, तो यानी कि संबंध कारक है। और आप तीसरा आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको पहचान में दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न लगाकर बना सकते हैं, ये कौन सा कारक है, ये घर किसका है, महेंद्र सिंह धोनी का। यदि किसी के साथ किसी का संबंध ज्ञात हो तो वो कौन सा कारक होगा, वो होगा आपका संबंध कारक है। राधा मीरा की बहन है, कौन सा कारक होगा, संबंध कारक, क्योंकि राधा का संबंध मीरा से है और उसकी वो बहन है, तो वो संबंध कारक होगा। ये मेरी कलम है, तो मेरा संबंध किससे, इस कलम से है, ये मेरी कलम है, तो
ये हमारी पुरानी कलम है, ये मेरी कलम है। इस तरह से जब मेरा संबंध किसी से जुड़ा होगा वो होगा आपका संबंध कारक। अगला हमारा कौन सा कारक है, अगले भाग में हम चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो उसके अगले भाग की ओर हम बढ़ते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ